ओके, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच P K, 7, तो P का K, 7 डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी। तो कौन से रेशियो में ये K ए बी को डिवाइड कर रहा है वो रेशियो फाइंड करना है। यानी m/n, ये m पार्ट और ये n पार्ट, m/n का वैल्यू फाइंड करना है। और वो जब मिल जाए तो बाद में K का भी वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, बराबर, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कौन सा कोऑर्डिनेट दिया है वो देख लो। तो P डिवाइड कर रहा है और P का कौन सा कोऑर्डिनेट दिया है, एक तो K है, अननोन है, और दूसरा 7 है। 7 वाला कौन है? Y है। तो Y दिया है, जब Y दिया है तो मैं Y कोऑर्डिनेट से ही सॉल्व करूँगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले x1 का वैल्यू 8 है, x2 का वैल्यू 1 है, x3 का वैल्यू k है, y1 का वैल्यू 9 है, y2 का वैल्यू 2 है और y3 का वैल्यू 7 है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले बाइसेक्शन फॉर्मूला, ओके, बाइसेक्शन फॉर्मूला P का y3 क्या होगा? y3 होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही होगा बाइसेक्शन फॉर्मूला, बराबर। अब y3 क्या है? y3 7 है तो ये 7 आ जाएगा। 7 इज इक्वल टू m का वैल्यू पता नहीं फाइंड करना है, x2 का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू पता नहीं फाइंड करना है, x1 का वैल्यू 8 है और नीचे ये m प्लस n आ जाएगा। अब क्या होगा? अब आप ये m प्लस n को ये साइड पे भेज दोगे तो ये 7m प्लस 7n बन जाएगा। m इंटू 1 सिर्फ m हो जाएगा और n इंटू 8 ये प्लस 8n बन जाएगा। अब m को साथ में और n को साथ में, तो 7m, m इधर आया तो माइनस m हो गया, वहाँ पर 8n है और 7n वहाँ गया तो माइनस 7n हो जाएगा। ये कितना बच गया? इसमें से 6m बच गया। यहाँ से क्या बच गया? यहाँ से 1n बच गया। ठीक है बच्चों। तो m अपॉन n क्या हो जाएगा? m यहाँ रख दिया, n को नीचे ले लिया तो वहाँ पर 1 है और नीचे 6 जाएगा। तो ये कौन सा रेशियो है बच्चों? 1:6 का रेशियो है। कौन सा रेशियो है ये? 1:6 का रेशियो। तो इट डिवाइड्स इन द रेशियो 1:6। ओके, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं, बराबर। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पता चल जाएगा कि मिस्टेक क्या है। मैंने क्या ले लिया? फॉर्मूला y3 का लिया, लेकिन यूज़ किसको किया हो? x2 और x1 को। ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले ही बता देता तो आप शायद इतनी अच्छे से नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन गलती करके बता रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे से नोटिस करोगे। आया बात समझ में? तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया? P का y3 है तो फॉर्मूला क्या आएगा? my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है बच्चों। वेरी गुड। तो y3 क्या है? ये 7 आ जाएगा, इक्वल्स टू m का वैल्यू कितना है फाइंड करना है। y2 का वैल्यू क्या है? 2। y2 का वैल्यू हमारा 2 है, प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है। y1 का वैल्यू क्या है? 9 है, अपॉन m प्लस n। अब ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7m प्लस 7n और ये 2m प्लस 9n, बराबर। अब m को साथ में ले लो, n को साथ में ले लो, तो ये 7m माइनस 2m इज इक्वल टू 9n माइनस 7n। अब ये कितना हो जाएगा? ये 5m और ये कितना हो जाएगा? ये 2n। तो m अपॉन n क्या हो जाएगा? 2/5। तो ये रॉन्ग स्टेप था आपका, ये राइट स्टेप होगा आपका। m/n का रेशियो क्या हो गया? 2:5, 2:। तो बच्चों अब क्या फाइंड करना है? अब k का वैल्यू फाइंड करना है, बराबर। तो अब ऐसा लेंगे P ऑफ x3, तो P ऑफ x3 क्या होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अच्छा, जो हमने मिस्टेक किया था वो कहीं पर जाएगा नहीं, ओके, उसको हम यूज़ कर सकते हैं यार। चलो अभी वापस से सब्स्टिट्यूट करके देख लेते। तो P ऑफ x3 का वैल्यू k है, तो ये k इज इक्वल टू m का वैल्यू आ चुका है आपका, m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 5 है, तो ये 2। x2 का वैल्यू कितना है बच्चों? x2 का इसका आंसर आया 2/5। क्या आंसर आया आपका? 2/5। x2 का वैल्यू कितना है बच्चों आपके पास? x2 का वैल्यू 1 है, प्लस n का वैल्यू 5 है, x1 का वैल्यू 8 है और ये 2 प्लस 5 हो जाएगा। अब ये 2 प्लस 5 7 होगा, तो k इज इक्वल टू 2 प्लस 8 5 40 अपॉन 7। ये 7 उधर गया तो 7k इज इक्वल टू 42, तो k इज इक्वल टू 42 अपॉन 7। तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? k इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। आगे समझ में? तो ऐसे टाइप के सम्स भी फ्रेम करता है कौन? आपका सेक्शन फॉर्मूला।
तो ऐसे सारे टाइप के अगर सम्स आ गए ना तो सेक्शन फार्मूला डिफिकल्ट नहीं है भाई, सेक्शन फार्मूला बराबर सीख लो और ऐसे टाइप के सम्स को आप अप्लाई करते रहो, आराम से आंसर आते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बच्चों, सी जो है ना ये मिड पॉइंट है ए और बी का, सी जो है वो मिड पॉइंट है ए और बी का, और कह रहा है आप सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो बच्चों सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सी का x3 होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और सी का y3 होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस ये दो फॉर्मूला बच्चों। अब x1 का वैल्यू आपका 22 है, x2 का वैल्यू आपका 0 है अपॉन 2, दैट इज़ 22 अपॉन 2 एंड दैट इज़ 11। ठीक है, y1 का वैल्यू आपका 20 है। तो अगर फाइंड करना है हमें क्या, c का, ये c का y3 तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो y1 20 है, y2 16 अपॉन 2 36 अपॉन 2 दैट इज 18। तो c का x3 y3 कितना हो गया बच्चों, 11 18। आगे समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मिड पॉइंट फार्मूला था और सेक्शन फार्मूला था वो उसका एंड हुआ है बराबर। और जो नेक्स्ट टाइप है, जब इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने कराया 5.2 का, और उसमें कहा कि ये जो एक्सरसाइज है वो कुछ फॉर्मूले इसके ऊपर बेस्ड है, तो उसमें एक फॉर्मूला जो बचा है वो फॉर्मूला कौन सा था बच्चों, सेंटरोइड का बराबर, ट्रायंगल के सेंट्रोइड का। तो क्या आपको ट्रायंगल के सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद है? अगर याद है तो ये एक्सरसाइज बहुत, यानी कि ये वाला सम बहुत सिंपल लगेगा, और याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ आपके लिए, फिर भी हम सिंपली बनाएंगे। तो हमने क्या कहा, अगर एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी, और ये सब ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स है ए बी और सी, तो इस ट्रायंगल का अगर मुझे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, ए का x1 है, y1 है, बी का x2 है, y2 है, और सी का x3 है, y3 है, ये सब कोऑर्डिनेट्स दिए हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी का। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हम लोग जनरली h, k से डिनोट करते हैं। h x वाले को रिप्रेजेंट करता है और k y वाले को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि y कोऑर्डिनेट को k रिप्रेजेंट करता है और x वाले को h रिप्रेजेंट करता है। बच्चों ये जनरल है, आप x4 y4 लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, अगर x4 y4 ले लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है बराबर। h, k को ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है सेंट्रोइड को, तो उसके लिए यूज़ हुआ है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई आपको h और k से ही रिप्रेजेंट करना है, देयर इज नो सच रूल्स। ऑल राइट, सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ x4, y4, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ तो g का जो h कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो x वाला है, उसका वैल्यू होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और g का जो y वाला है यानी k है, g का जो y वाला है उसका वैल्यू होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बस ये जब सॉल्व करोगे तो आपको g का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और g का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यानी कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में 3 सब क्वेश्चन हैं जो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, तो पहला वाला जो सम है -7,6, 2, -2, 8, -5 बराबर। अब एग्जैक्टली ये सम क्या रीड कर रहा है, पहले मैं वो एकदम वर्ड्स रीड करके बता दूं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल्स हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। तो ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस दिए गए हैं, हमें इनका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या कहें कि भाई x1 जो है वो -7 है, x2 कितना है बच्चों, x2 है 2, x3 कितना है, x3 8 है, y1 कितना है, y1 6 है, y2 कितना है -2, y3 कितना है -5। तो ये जो है ये सब लिख लो, आपके लिए सिंपल रहेगा। तो सेंट्रोइड जो कुछ नाम दिया नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट यही वर्ड करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड विल बी इक्वल टू। बच्चों मैं क्या करता हूँ ना, इस बार मैं x और y ये दोनों के वैल्यू को साथ में सॉल्व करता हूँ, तो वो चीज़ भी आप देख लोगे वो भी अच्छा रहेगा। जैसे कि देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, तो पहले x और बाद में y, तो x के लिए क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते बच्चों हम लोग, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो x1 ये आपका -7, ठीक है, x2 आपका 2 है तो ये +2, और x3 आपका 8 है तो ये +8 अपॉन 3, y1 का वैल्यू 6 है,
बराबर, प्लस y2 का वैल्यू -2 है तो इधर -2 आ जाएगा, और ये प्लस के बाद y3 का वैल्यू भी -5 है तो ये -5 आ जाएगा अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं। तो ये आप देखोगे -7 + 8 ये 1 हो गया, 1 1 + 2 3, तो ये क्या आ गया आपका 3/3 कॉमा, यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये 6 है और ये दोनों मिलकर -7, तो ये -7 + 6 -1 -1/3 -1/3। तो एक का आंसर क्या आ गया हमारा 3/3 1 हो गया, और एक दूसरा क्या हो गया -1/3। तो जो आंसर है हमारा, बराबर, ऑल राइट। सम्स को जब आप कॉपी करते हो ना तो टाइम पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये सम के अंदर अब ये कोऑर्डिनेट है तो ये आंसर है हमारे, अगर ऐसे कोऑर्डिनेट्स है तो आंसर यही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चों, ये सम के अंदर जब मैंने सम्स को कॉपी किया ना तो एक प्रॉब्लम कर दिया, भाई ये -5 नहीं, ये +5 है। ये बात ध्यान रहे, बराबर। ऐसे मिस्टेक्स आप सम्स करते समय, देखो सम तो बहुत ईजी है, बड़ा सिंपल है, सेंट्रॉइड फाइंड करना है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड सेंट्रॉइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब सम में प्रॉब्लम्स नहीं होते ना, सम जब ईजी होते हैं ना, तभी भी आप मिस्टेक्स कर जाते हो। तो आप एक जब पेपर लिख रहे हो तो एररलेस पेपर लिखो, इसलिए कभी कभी हम भी मिस्टेक्स करके ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर, ताकि आपको भी मालूम पड़ सके कि ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, कॉपी करने के टाइम पर ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, ऐसे एरर्स हो जाते हैं, बराबर, ये ह्यूमन एरर है। ओके, और यू कैन से फैट फिंगर, मतलब एक बस कॉपी करने के टाइम पर मिस्टेक हो गया, या स्लिप ऑफ पेन हो गया, पेन स्लिप हो गया, ऐसे कुछ भी मिस्टेक्स आप कह सकते हो। लेकिन आप ऐसा कुछ मिस्टेक ना करो, इसलिए हम लोग करके बताते हैं आपको कि भाई आपसे भी ऐसे मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो बच्चों अब ये सम को हम कंटिन्यू करते हैं, बराबर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ये जो है, ये वाला पार्ट जो 3/3 है वो करेक्ट है। दूसरा वाला पार्ट जो y1 है वो 6 है, y2 -2 है, y3 +5 है अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 और 5 11, 11 - 2 9, 9/3, और 9/3 क्या हो जाएगा 3, 3 1 3 3। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कोऑर्डिनेट का, सेंट्रॉइड्स का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड्स आपका जो x है वो 1 है, 3/3 क्या हो जाएगा 1, और दूसरा वाला जो y है वो 3 है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मिस्टेक था, तो मिस्टेक की वजह से ये y वाला पार्ट में मिस्टेक आया, उसको हमने यहाँ पर सुधार कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब कॉपी करते समय सम का मिस्टेक देखो, एक और बता रहा हूँ यहाँ पर, ये 3, -5 सेकेंड सम में करेक्ट है अगर आप टेक्स्ट बुक को मैच करोगे। यहाँ पर जो है ना ये 4, 3 है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 11, -4 है जो कोऑर्डिनेट्स है। तो आप देखोगे कि ऊपर वाले जो कोऑर्डिनेट्स थे मैंने यहाँ पर उठा लिए थे। ठीक है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल कॉपिंग। तो अब सम करते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड विल बी इक्वल टू, पहले x वाले को तो x1 + x2 + x3 अपॉन 3, और फिर y वाला y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो पहले x वाला आ गया और फिर y वाला। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। x1 का वैल्यू आपका 3 है, x2 का वैल्यू आपका 4 है, और x3 का वैल्यू आपका 11 है अपॉन 3, कॉमा y1 का वैल्यू आपका -5 है, y2 का वैल्यू आपका 3 है, और y3 का वैल्यू आपका -4 है अपॉन 3। आगे चल के कैसा हो जाएगा, 3 + 4 7, एंड 7 + 11 कितना हो गया 18, और 18/3 कितना हो जाएगा 18/3 हो जाएगा यहाँ पर। -4 और -5 ये दोनों मिलके -9, -9 + 3 कितना हो जाएगा ये -6 अपॉन 3। जबकि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 3 6 6, कॉमा 3 1 3 2 -2। तो 6, -2 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेकेंड सम। ठीक है, ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है इन द सेकेंड एग्जाम्पल। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। थर्ड वाला एग्जाम्पल में अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड विल बी इक्वल टू x1 + x2 + x3 अपॉन 3, कॉमा y1 + y2 + y3 अपॉन 3। करेक्ट। अब वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ क्या होंगे हमारा, यहाँ पर x1 कौन है 4 है, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। 4, 7 है बराबर है 8, 4 है, और 7, 11 है, तो करेक्ट है। तो ये 4 + 8 + 7 अपॉन 3, कॉमा 7 + 4 + 11 अपॉन 3।
तो यहाँ पर x के वैल्यूज़ ले लिए और यहाँ पर y के वैल्यूज़ ले लिए। अब देखते हैं 4 + 8 12 बराबर, एंड 12 + 7 कितना हो जाएगा 19, तो ये 19/3 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 19/3, कॉमा 7 + 4 11, 11 + 11 22, तो ये 22/3 बराबर। इसे आगे हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे, तो जो कोऑर्डिनेट्स है सेंट्रॉइड के वो 19/3 है ये वाले केस में और 22/3। x वाले का वैल्यू 19/3 है और y वाले का वैल्यू 22/3 है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने एक डायग्राम बना के वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया बराबर, पर वो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कह रहा है वो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इसमें इन ट्रायंगल ABC G -4, -7, G का वैल्यू -4, -7 इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो G जो है वो सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, A का कोऑर्डिनेट -14, -19 गिवन है, B का कोऑर्डिनेट 3, 5 गिवन है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। हमें C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो बच्चों जो सेंट्रॉइड का सिंपल सादा फॉर्मूला है वो किस लिए हेल्प करता है? वो हेल्प करता है कि हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं अगर ट्रायंगल्स के तीनों बाकी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो बराबर। अब ये जो सम है क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा घुमा के दिया है। इसमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे दिया है, बाकी 2 के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और थर्ड वाले का फाइंड करना है। तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग सेंट्रॉइड का फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर रूल, वी आर गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड्स ऑफ ट्रायंगल और उसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा के बाकी जो हम लोग C के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको फाइंड कर सकते हैं। और कैसे करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसे सम्स हों तो सबसे पहले ऐसे लिख लो आप लोग का, योर x1 क्या हो गया आपका -14 हो गया, x2 का वैल्यू आपका क्या हो गया, x2 का वैल्यू 3 हो गया, x3 क्या करना है भाई क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पर देख लो बच्चों सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मैंने h, k नहीं लिया बराबर, x4 और y4 ले लिया, तो x4 क्या है आपका -4 है, ये वैल्यूज़ लिख लिया हमने। अब सिमिलरली हम y के वैल्यूज़ को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y1 का वैल्यू -19 हो जाएगा, y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 का वैल्यू 5 हो जाएगा, और y3 का वैल्यू तो फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और y4 जो है वो -7। तो ये जो भी गिवन वैल्यूज़ होते हैं ना ये साइड में लिख लो। अगेन यहाँ से वैल्यूज़ को उठा के वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना ईजियर पड़ता है। तो अब सबसे पहले देखो मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं एक साथ नहीं, मैं इनको अलग अलग सॉल्व करता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ G का x4 जो होगा यानी सेंट्रॉइड का जो x4 होगा उसका फॉर्मूला बनेगा x1 + x2 + x3/3 बराबर है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं हम लोग और उसके बाजू में ही ये G का हम y4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा y1 + y2 + y3/3 बराबर है। तो ये जो देगा हमें x कोऑर्डिनेट देगा और ये जो देगा हमें y कोऑर्डिनेट देगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। देयरफॉर ये G का x4 क्या बनेगा, ये G का x4 जो है x4 -4 है, तो यहाँ पर -4 इज़ इक्वल टू x1 का वैल्यू -14, x2 का वैल्यू 3 है और x3 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, नीचे कौन है 3 है। करेक्ट है बच्चों? अब क्या होगा, ये 3 वहाँ चले जाएगा तो ये जाके -4 से मल्टीप्लाई होकर -12 हो जाएगा। यहाँ -14 है, +3 है, +x3 है बराबर। अब -14 और 3 को ऐड कर लो, -14 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर -12 इज इक्वल टू -11 + x3। अब x3 फाइंड करना तो 11 को ये साइड पे भेज दो, तो जब 11 ये साइड -11 ये साइड पे आएगा तो +11 हो जाएगा, तो -12 + 11 इक्वल्स टू x3। अब इनको सॉल्व कर लो तो x3 कितना आ गया -1 बराबर। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ x3 यानी कि जो C के कोऑर्डिनेट है ना, C का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना आया, -1 आ गया है। अब उसके y कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो G ऑफ y4 कितना है -7, तो ये -7 इज इक्वल टू y1 का वैल्यू -19, y2 का वैल्यू 5 है, y3 का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ 3 है। ये 3 7 सा कितना हो जाएगा, ये -21 इज इक्वल टू -19 + 5 + y3। देयरफॉर -21 इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, ये दोनों को ऐड किया आपने तो 14 आ जाएगा, तो क्या -14 + y3। अब आपने -14 को इधर भेजा तो -12 + 14 इज इक्वल टू y3 बराबर है। तो जब आप -14 को ये साइड पे भेजोगे तो कुछ नोटिस किया, आज कुछ पेन ज़्यादा ही स्लिप हो जा रहा है। देखो ये -21 का -12 कैसे बनता है बराबर। ये मिस्टेक कर नहीं रहा हूँ, ये जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि तुमको मालूम पड़ सके कैसे मिस्टेक्स होते हैं। तो तुम सब घाई में मत करो, आराम से करो। आया समझ में? हाँ, तो बी वेरी वेरी केयरफुल भाई। ये 21 है वो भी माइनस का, क्या है -21, देखो फिर से -21 + 14 इज इक्वल टू y3।
हाँ ध्यान दो, अब ये -21 + 14 क्या होगा, -7 = y3। तो y3 का वैल्यू क्या हो गया आपका, y3 का वैल्यू क्या हो गया, -7। तो c के जो कोऑर्डिनेट्स है x3, y3, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -1, -7। बराबर है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 9। बराबर बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 में a का जो कोऑर्डिनेट है, बराबर है, वो बराबर ध्यान दो आप लोग, a का कोऑर्डिनेट h, -6 है। अब मैं बहुत केयरफुल हूँ, बराबर, बहुत सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं। b का कोऑर्डिनेट जो है वो 2, 3 है, और c का जो कोऑर्डिनेट है वो -6, k है। बराबर, ये दिया है। और सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1, 5 है। हमें h और k का वैल्यू फाइंड करना है। बराबर बच्चों, तो इसमें कौन सी अलग बात है, अरे जो अभी अभी तो हमने सम किया, कौन सा, 8th वाला, अरे सेम सम तो है। ठीक है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल, वैल्यूज़ को उठाने में बहुत फास्ट रहना, ठीक है, वैल्यूज़ को उठाने में मिस्टेक करना नहीं है। तो ये g का x4 क्या होगा बच्चों, x1 + x2 + x3 होल अपॉन 3। और ये g का, यहाँ पर मैं लाइन बना देता हूँ, g का y4 क्या होगा बच्चों, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। करेक्ट है। देयरफॉर g का x4, वेरी केयरफुल, 1 = x1 का वैल्यू h, x2 का वैल्यू 2, x3 का वैल्यू -6 है, तो यहाँ -6 आ जाएगा अपॉन 3। देयरफॉर ये 3 से मल्टीप्लाई 1 हुआ तो 3 हो गया h, और ये +2 और -6 ये -4 हो गया। देयरफॉर 3 + 4 = h, -4 इधर आया तो प्लस हो जाएगा, और बाद में h = 7 हो जाएगा। बराबर बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। यहाँ पर आपका h का वैल्यू जो है वो 7 है। अब g का y4 क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 आ गया, = y1 का वैल्यू है -6, y2 का वैल्यू है +3, y3 का वैल्यू है k अपॉन 3। ये 5 3 क्या हो गया, 15 = देयरफॉर 15 = ये -6 + 3, ये -3 + k, इधर आया तो 18 = k, देयरफॉर k = 18। बराबर, आंसर क्या था, h = 7 एंड k = 18। ये लास्ट में ऐसा आंसर बना के ऐसा बॉक्स बना देना, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द सेगमेंट ए बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है। बराबर, हमें क्या फाइंड करना है, ये सेगमेंट को 2 पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ए पी, पी क्यू और क्यू बी, ये तीनों इक्वल होंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट और क्यू के कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट्स ये सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड करना है। तो ट्राइसेक्ट कौन कौन कर रहा है, एक पी कर रहा है, एक क्यू कर रहा है। तो पी का और क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं रीड्रॉ करता हूँ बच्चों। तो ये केस 1 में, ये जो केस 1 है उसमें डायग्राम कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। ए का वैल्यू वही है क्या, 2, 7, और बी का वैल्यू वही है -4, -8, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका x1, y1, ये आपका x2, y2, नो चेंजेस हियर। और यहाँ पर p इसको बाइसेक्ट कर रहा है, p बाइसेक्ट कर रहा है। अब जानना ये है p कौन से रेशियो में बाइसेक्ट करेगा। बच्चों कहने का मतलब ये देखो, जितना है ए पी उतना ही है पी क्यू, उतना ही है क्यू बी, क्योंकि सब में क्या बोला है, दिस लाइन ए बी हैज़ बीन ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या हो गया, 3 इक्वल पार्ट। तो जितना पार्ट होगा उसका ए पी, उतना ही पार्ट होगा उसका पी क्यू, और उतना ही पार्ट कौन होगा, क्यू बी होगा। तो मैं कहूँ कि ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, कुल कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। बराबर, तो ये वाला पार्ट कितना, 1, और ये वाला पार्ट देखो, ये वाला ए पी 1 और पी बी कितना, 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो पी ने इसको कौन से रेशियो में बाइसेक्ट किया है, 1:2। कौन से रेशियो में बाइसेक्ट किया है, 1:2। तो पी x3, y3, p जो है x3, y3 डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन रेशियो 1:2। समझ में आया। तो ये केस में नहीं, x1 और y1 का वैल्यू तो सेम रहेगा। तो ये केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ले लेंगे भाई, यहाँ पर x1 का वैल्यू क्या है, 2 है,
x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू -4 है, x3 का वैल्यू फाइंड करना है, y1 का वैल्यू 7 है, y2 का वैल्यू -8 है और y3 का वैल्यू फाइंड करना है। ये p का x3 और y3 फाइंड करना है। m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है। तो ये सारे वैल्यूज़ दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, इस सम को एंड भी करते हैं हम फिर फटाफट। तो p का जो x3 होगा वो क्या होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये p का x3 बराबर, और इसी p का y3 क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n बराबर। अब आगे हम करते हैं सम को। m का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू -4 है, n का वैल्यू 2 है, x1 का वैल्यू 2 है अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 2, दैट इज -4 प्लस 4 अपॉन 3, दैट इज 0 अपॉन 3 एंड दैट इज 0। तो p का जो x3 है ना बच्चों, x3 कितना आ गया, 0 आ गया। अब y3 देख लेते हैं। तो y3 का वैल्यू क्या होगा, m 1 इंटू y2 है -8 प्लस n 2 इंटू y1 है 7 अपॉन 1 प्लस 2, दैट इज -8 प्लस 14 अपॉन 2 बराबर -8 और 14 हो गया आपका 6 अपॉन 2 और कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आया, 3। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स बच्चों, p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो हो जाएंगे हमारा 0, 2, 0, ये 2 प्लस 1 है ना, ये 3 हो जाएगा बच्चों, 2, 1, 3, तो नीचे 3, 3 1 3 2 तो आंसर आएगा 2। तो ये 0, 2 बराबर से ध्यान दो, जो मिस्टेक्स हुए हैं बच्चों उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये 0, 2 ये p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। किसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर बच्चों, q के। अब q का जो कोऑर्डिनेट है बच्चे मैं दो तरीके से फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैंने ए क्यू और क्यू बी पॉइंट ले लिया तो q ने इसको कौन से रेशियो में डिवाइड किया है, 1, 1, 2 और ये 1, तो 2:1 के रेशियो में। तो वो टाइम पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, हमारा सेक्शन फार्मूला। लेकिन एक बहुत ध्यान से देखोगे बात ना, तो ये p ले लो और ये b ले लो, इन दोनों का मिड पॉइंट q हो जा रहा है। देखो बात बराबर सुनो बच्चों, p है और जो b है इन दोनों का मिड पॉइंट कौन हो जा रहा है, q हो जा रहा है। तो क्या हम q के कोऑर्डिनेट्स को मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, अरे हम बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q बाय मिड पॉइंट फार्मूला बिकॉज q इज मिड पॉइंट ऑफ pb। तो अगर मिड पॉइंट है q pb का तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं ना, वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये बना दिया मैंने p, ये बना दिया मैंने b और ये हो गया मेरा q। और यहाँ क्या लिखूँगा भाई, ये है हमारा x3, y3, ये हमारा x2, y2 और ये हमारा x4, y4। तो हम बोलेंगे q x4, y4 ये केस 2 इज मिड पॉइंट ऑफ pb, ये pb का मिड पॉइंट है। देयरफॉर q का x4 जो होगा दिस कोऑर्डिनेट प्लस दिस कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, तो x3 प्लस x2 अपॉन 2 और q का जो y4 होगा वो हो जाएगा y3 प्लस y2 अपॉन 2। अब जाके वैल्यूज़ देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जाके देखते हैं तो हमारा x3 क्या है बच्चों, x3 का वैल्यू हमें मिल गया 0, y3 का वैल्यू हमें मिल गया 2, ये सुनो। तो x3 इज़ 0 प्लस x2 का वैल्यू आपका -4 अपॉन 2, दैट इज़ -4 अपॉन 2 एंड दैट इज़ -2, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों कितना आएगा, -2 आएगा। अब y4 फाइंड करते हैं। तो y3 कितना है, 2 है, तो 2 प्लस और y2 कितना आपका -8 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो ये 2 -8 अपॉन 2 दैट इज़ -6 अपॉन 2 एंड दैट इज़ -3। तो इसका आंसर क्या आएगा, -3। तो q के जो आंसर्स आए वो -2, -3 आया। क्या है, -2, -3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन जो थे हमें किसके फाइंड करने थे, p और q के। तो यहाँ पर हमने q का फाइंड किया और यहाँ पर हमने p का फाइंड किया। तो p का 0, 2 मिला और q का क्या मिला, -2, -3, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स में सेगमेंट डिवाइड हुआ है, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। उसके नेक्स्ट वाला जो सम है वो भी सेम सम है,
वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सम्स जो है तो सेम है। यही तरीके से हम अपने सेक्शन फार्मूला के तरीके से जहाँ मिड पॉइंट लगे वहाँ मिड पॉइंट के फार्मूला की मदद से हम अपने सम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आफ्टर दिस द सम्स आर वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है बच्चों कि ये ए है और ये बी है, ये सेगमेंट ए बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स -14, -10 है, बी के कोऑर्डिनेट्स 6, -2 है। इसे हमने x1 y1 ले लिया, इसे हमने x2 y2 ले लिया। अब ये कह रहा है भाई कि आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट फाइंड करो जो पॉइंट्स इस सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 इक्वल पार्ट, यानी ये पार्ट इक्वल, ये पार्ट इक्वल और ये पार्ट इक्वल, तो ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं, बराबर। तो वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो आप देख लो यहाँ पर हमें P, Q और R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बच्चों। ये सेक्शन फार्मूला से बिल्कुल हो जाएगा। P को ले लिया मैंने, पूरा सेगमेंट ले लिया और P को ले लिया, तो ये 1:3 का पार्ट हो जाएगा, रेशियो 1:3 का। तो M का वैल्यू 1 और N का वैल्यू 3 मिल जाएगा, बराबर है बच्चों। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा अगर दिमाग यूज़ करूँ तो मैं क्या देखता हूँ, Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। Q देखो ना, ए बी का मिड पॉइंट बन जा रहा है, बराबर। तो इसमें ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसमें लिखेंगे Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर Q ए बी का मिड पॉइंट बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q दैट इज x4, y4 विल बी इक्वल टू बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बच्चों कौन से फॉर्मूला से, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू x1 का वैल्यू -14 है, x2 का वैल्यू +6 है अपॉन 2, y1 का वैल्यू -10 है, y2 का वैल्यू -2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका -8 अपॉन 2, -12 अपॉन 2, और फाइनली आपका आंसर हो जाएगा -4, -6। तो ये आपके जो Q के कोऑर्डिनेट्स है, इस Q के कोऑर्डिनेट्स ये मिल गए बच्चों। और कितना मिला, ये -4, -6 मिला, -4, -6। आ गया समझ में? ओके, अब आगे बच्चों सुनो, देखो अगर आगे आपने ये वाले पॉइंट्स लिए, ये A है, ये आपका Q है और ये P को ले लिया, ये आपका x1, y1 है, ये आपका x4, y4 है और ये आपके x3, y3 है। तो अब मुझे बताओ ये वाले केस में, यानी सेकेंड वाले पार्ट में, क्या P AQ का मिड पॉइंट नहीं हो जाता? P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AQ, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AQ, सेगमेंट AQ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के x3, y3 क्या हो जाएंगे बच्चों? बाय मिड पॉइंट फार्मूला, रीज़न लिखते जाना, मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x4 अपॉन 2, y1 प्लस y4 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो x1 कितना है हमारा? x1 का वैल्यू तो -14 है, तो ये -14 आ जाएगा। और x4 का वैल्यू कितना है? -4 है, तो -4 अपॉन 2, y1 का वैल्यू जो हमारा है वो है -10 और y4 का वैल्यू -6 है, तो -6 अपॉन 2। तो ये मिला के कुछ ऐसा आ जाएगा, -18 अपॉन 2, -16 अपॉन 2। आंसर हो जाएगा -9, -8। क्या हो जाएगा? -9, -8। तो इसके आंसर्स क्या है बच्चों? -9, -8। ठीक है, तो बराबर ध्यान दीजिए, x का वैल्यू -8 आया और y का वैल्यू x का वैल्यू -9 आया, y का वैल्यू -8 आया। अब यहाँ पर अगर ये डायग्राम में बनाता हूँ, ये आपका Q है, ये आपका B है, ये x4, y4 है, ये x2, y2 है, और यहाँ पर कौन है आपका Q, सॉरी R है बच्चों, ये R है, R x5, y5। अब मुझे बताओ क्या R QB का मिड पॉइंट नहीं है? जी बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो थर्ड स्टेप में, सिंस R इज़ मिड पॉइंट ऑफ QB, क्योंकि R जो है वो QB का मिड पॉइंट है, देयरफॉर R के x5, y5 जो होंगे वो हम किससे ढूंढ सकते हैं? बाय मिड पॉइंट फार्मूला। और उसका सोल्यूशन क्या होगा? x4 प्लस x2, तो x4 प्लस x2 अपॉन 2, y4 प्लस y2 अपॉन 2।
दैट इज़ इक्वल टू x4 का वैल्यू क्या है आपका, x4 का वैल्यू देखो बच्चों -4 है, तो ये -4। x2 का वैल्यू क्या है आपका, x2 का वैल्यू है आपका 6, तो ये +6/2, कॉमा y4 का वैल्यू क्या है, y4 का वैल्यू है -6, y2 का वैल्यू है -2, तो -2/2। वैल्यूज़ को खाली अच्छे से रख लेना, बाकी काम हो जाएगा आपका। तो ये आपका +2/2 आ जाएगा और ये आपका -8/2 आ जाएगा। तो ये आपका 1, -4 हो जाएगा, 1, -4। ठीक है बच्चों, तो 1, -4 ये r के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। 1, -4 किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये r के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो देखो जो पॉइंट्स इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए उनके सब के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, बराबर है। ऑल द कोऑर्डिनेट्स वी हैव फाउंड आउट। तो इसको आप साथ में भी एक साथ आंसर्स में ऐसा लिख सकते हो, जहाँ जहाँ आपने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया है, बराबर, वहाँ पर थोड़ा उसको डार्क में अंडरलाइन कर देने का, ताकि एग्जामिनर को वो चीज़ दिख जाए। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बच्चों, इसी चीज़ को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ए का कोऑर्डिनेट 20, 10 दिया और बी के कोऑर्डिनेट 0, 2 दिए हैं। यानी कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो x1 का है 20, x2 का है 10, x2 का है 0, y1 का है 10 और y2 का है 20। ये सब वैल्यूज़ दिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता Q जो है वो AB का मिड पॉइंट है या R जो है वो AB का मिड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, 5 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं हमको सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को मिक्स करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं ये सम को ये सब में मतलब मैं P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करता हूँ। तो ये जब आप ये मैं रीड्रॉ करूँगा, ये हमारा फर्स्ट ये होगा, ये आपका A है, ये आपका B है, ये 20, 10 है यानी x1, y1 है, ये आपके 0, 20 है यानी कि ये x2, y2 है, और यहाँ पर कहीं P है आपका जो है x3, y3। अब फाइंड ये करना है कि P ने इसको कितने कौन से रेशियो में डिवाइड किया है। तो देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, तो एक यहाँ तक एक हो गया, 1, 2, 3, 4, तो 1:4। कितना बच्चों, 1:4। तो सिंस P x3, y3 divides AB in ratio 1:4, 1:4, बराबर है। Therefore P का x3, y3 फाइंड कर सकते हैं हम लोग। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर दोनों फॉर्मूला डायरेक्ट यहीं पर ले रहा हूँ, x3 बाद में कॉमा ला के y3। तो x3 का फॉर्मूला क्या होगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n। y3 का फॉर्मूला my2 + ny1 अपॉन m + n। इसके हिसाब से ये फॉर्मूला मैंने बना लिया। अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों। m का वैल्यू देखो एक केस में हमारा 1:4 यानी m/n इज़ 1:4, यानी m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर जब वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m के जगह 1 और x2 की जगह पर हम 0 ले लेंगे, प्लस n के जगह 4 और x1 के जगह पर हम 20 ले लेंगे अपॉन 1 + 4, कॉमा m के जगह पर 1, y2 के जगह पर हम 20 ले लेंगे, n के जगह 4 और y1 के जगह पर हम 10 ले लेंगे अपॉन 1 + 4। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका ये 0 + 80/5, कॉमा 20 + 40/5। तो ये कुछ 80/5, 80/5, कॉमा ये 60/5। अब 80/5 अगर हम करेंगे बराबर, तो ये आ जाएगा 16, और ये 60/5 करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 12। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए आपके 16, 12। किसके कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों, आपको आपके P के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। किसके कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, पॉइंट P के। ठीक है, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए आपको, 16, 12। क्या मिले, 16, 12, ये वाले कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए।
ठीक है, ये आगे समझ में आपको। तो सेक्शन फॉर्मूला को सिर्फ हम एक्स को अलग वाई को अलग नहीं ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको ये भी मेथड में सिखा देता हूँ। ठीक है, अब आगे जो है मैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने जा रहा हूँ। तो ये देखो, ये ए है, ये क्यू है और ये आपका पी है। ये आपका x1 कॉमा y1 है, ये आपका x2 कॉमा y2 है, और सॉरी x4 कॉमा y4 है, x4 कॉमा y4, और ये आपका x3 कॉमा y3 है। बराबर उनके जो नाम है वही लेंगे हम लोग। अब ये जो p है, क्या ये p इन दोनों का मिड पॉइंट है? बराबर है कि नहीं? ये p इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो हम लोग ये वाले सम को मिड पॉइंट फार्मूला से कर सकते हैं, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो सिंस p इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, देयरफॉर p का x3 कॉमा y3, p का x3 कॉमा y3 विल बी इक्वल टू, देखो ये एक नया तरीका सिखा रहा हूँ सॉल्व करने का। ठीक है, p का x3 कॉमा y3 विल बी इक्वल टू इसका x1 प्लस उसका x4 अपॉन 2 कॉमा y3 क्या होगा, इसका y1 उसका y4 अपॉन 2। ठीक है, देयरफॉर p का x3 का वैल्यू कुछ है क्या बच्चों? x3 का वैल्यू आपका 16 है, तो यहाँ पर आप ले लोगे 16, और y3 का वैल्यू कितना है? y3 का वैल्यू आपका 12 है, तो यहाँ पर 12 ले लोगे, दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो x1 का वैल्यू आपके पास है ना, x1 का वैल्यू 20 है, तो ये 20 आ जाएगा, प्लस x4 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, पता नहीं है, अपॉन 2 कॉमा y1 का वैल्यू क्या है आपके पास? y1 का वैल्यू है 10, प्लस y4 का वैल्यू तो फाइंड करना है अपॉन 2। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब ये वाला क्या होना है? x को, तो और ये वाला पार्ट भी x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 16 इज इक्वल टू 20 प्लस x4 अपॉन 2। बराबर, कई बुक्स ऐसे भी सॉल्व करते हैं। और 12 इज इक्वल टू 10 प्लस y4 अपॉन 2। समझ में आया? तो ये वाला पार्ट x के साथ इक्वेट कर लिया और ये वाले पार्ट को y के साथ इक्वेट कर दिया, तो ये 2 उधर जाएगा, तो 32 इज इक्वल टू 20 प्लस x4, तो x4 जो है 32 माइनस 20 आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 24 इज इक्वल टू 10 प्लस y4, तो जो आपका y4 है वो हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14। आगे बात समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर आपने 12 और 14 आपके कोऑर्डिनेट क्या मिले? 12 और 14 किसके कोऑर्डिनेट? क्यू के। ठीक है बच्चों, अब कोऑर्डिनेट किसके फाइंड करेंगे? अब हम कोऑर्डिनेट जाके आर का फाइंड करते हैं। तो आर का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अब आप लोग ये देख लो, ये थर्ड पार्ट, बहुत सारे अलग अलग तरीके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे करो, सब राइट तरीके हैं। ये आर हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये आर हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, नहीं, यहाँ पर क्यू ले लो और फिर बी ले लो, ये क्यू ले लो और बी ले लो, और ये बीच में आपका आर है। तो इस आर ने ये क्यूबी को कौन से रेशियो में बांटा है? ये देखो, क्यूबी को आर ने क्यूबी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर दिया है? तो ये 1 और ये पार्ट 2, तो ये 1:2 का पार्ट है। ये आपका x4 कॉमा y4 है, और ये आपका x2 कॉमा y2 है, और ये आर आपके x5 कॉमा y5 है, जिसे हमें फाइंड करना है। m का और n का वैल्यू है, तो r का x5 कॉमा y5 विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा? m x2 कौन है हमारा? अब इन दोनों पॉइंट्स में ले रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स में हम लोग ले रहे हैं, तो इसको हम ले लेते हैं x2, तो x2 प्लस n x1 इसको ले लेते, तो ये x4 आ जाएगा, अपॉन m प्लस n यानी कि m प्लस n, कॉमा यहाँ पर आएगा आपका m y2, तो जिसको x2 लिया उसको y2, तो y2 प्लस n y1 फिर इसको ले लो y4, अपॉन m प्लस n, ये वाला पार्ट हो गया, दैट इज इक्वल टू m का वैल्यू आपका 1 है, x2 का वैल्यू आपका क्या आएगा? x2 का वैल्यू आपका 0 है, तो ये आ जाएगा 0, प्लस n का वैल्यू आपका 2 है, x4 का वैल्यू आपका क्या है? x4 का वैल्यू आपके पास q का वैल्यू आया था, तो x4 का वैल्यू 12 है, तो ये 12 आ जाएगा, अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 2, कॉमा यहाँ पर m का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू कितना है आपका? y2 का वैल्यू आपका 20 है, तो ये 20 आ जाएगा, प्लस n 2 इंटू y4 का वैल्यू क्या आपका? y4 का वैल्यू आपका 14 आया, तो ये 14 आ जाएगा,
अपॉन 3, 2 + 1 लेते, 2 + 1 दैट इज़ यहाँ पर क्या आ गया बच्चों आपका 0 + 24/3 कॉमा 20 + 28/3, तो ये आ गया 24/3 और यहाँ आ गया ये दोनों मिलके 48/3 बराबर है। अब 3 से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपका 16। तो r के जो कोऑर्डिनेट्स है, r के जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चों वो आ गया क्या 8,16, क्या आ गया 8,16। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब में उम्मीद करता हूँ कोई परेशानी नहीं होगा। अब आगे का जो हमारा बाकी है s का, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते। इसका आंसर आ गया 8,16, क्या आ गया बच्चों 8,16। ठीक है, अब आगे आप ध्यान दे दो, ये लास्ट वाला पार्ट है, ये आपका r है और ये आपका b है, ये आपका x5, y5 है, ये आपका x2, y2 है और ये आपका s है जो है x6, y6। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। r5 का कोऑर्डिनेट आपका आ चुका है 8,16 और इसके कोऑर्डिनेट दिए थे 0,20। अब ये मुझे बताओ क्या s जो है वो rb का मिड पॉइंट है? तो सिंस s इज मिड पॉइंट ऑफ rb, देयरफॉर s का x6, y6 क्या हो जाएगा x5 + x2/2 y5 + y2/2 बराबर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। x5 आपका 8 है, x2 आपका 0/2 y5 आपका 16 है और ये 20/2, तो 8/2 36/2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 4,18। क्या हो जाएगा बच्चों 4,18। तो जो लास्ट आंसर है s का वो आ गया आपका 4,18। तो बच्चों ये पूरा जो सम है, ये पूरे सम में हमने हमारे पांचों कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया है। 5 इक्वल पार्ट तक 4 कोऑर्डिनेट p, q, r, s, इन चारों को हमने फाइंड कर लिया बराबर। p को यहाँ फाइंड किया, q को यहाँ फाइंड किया, r को यहाँ फाइंड किया और s को हमने यहाँ पर फाइंड किया। तो ये कुल आपके कितने स्टेप लग गए? ये 3 और 4, ये 4 स्टेप्स के सम्स हैं। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा सम समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, सो दिस विल एंड योर exercise number 2, 5.2 will end here. Okay, now we'll go to 5.3.